तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछला रोमांच छूटा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार लॉयड कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या वो अपनी नई मुश्किलों का रास्ता निकाल पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त एपिसोड। कुछ समय बाद हम फ्रंट्रा मेंशन में देखते हैं सभी क्वीन के साथ बैठे हुए होते हैं। क्वीन चाय पीकर कहती है, ये चाय तो सच में टेस्टी है। तुम्हें इसके लीव्स कहाँ से मिले हैं? मदर मार्बेला कहती है, वो टी। असल में बात यह है, मैंने उसे सच में नहीं चुराया है। आर्कस फ्रंट्रा कहता है, मार्बेला अपने आप को संभालो, क्वीन को इससे गलत आइडिया लग जाएगा। मैं वो हूं जिसने इसको चुराया था, प्लीज आप मुझे मार दीजिए। मार्बेला कहती है, आर्कस क्या तुमने ये चोरी किया था? लॉयड कहता है, आप लोग अपने आप को संभालो, योर मैजेस्टी, मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगा। क्वीन कहती है, क्या तुम सब कुछ बता दोगे? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ शादी कर चुके हो? ये एक नाटक था? आर्कस और मार्बेला सोचते हैं, क्या शादी? वो भी झूठी? जो सोचकर वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। लॉयड कहता है, काउंट और काउंट्रेस, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। असल में बात ये है, मैंने ये कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है, जिसको सुनकर मार्बेला और आर्कस फिर से बेहोश हो जाते हैं। लॉयड जेवियर को कहता है, तुम आखिरकार क्या सोच रहे थे? तुमने क्वीन को यहां पर क्यों लाया? जल्दी से मेरी मदद करो। तभी जेवियर लॉयड को देखकर अनजान मार देता है। क्वीन कहती है, अब मैं जोक्स बोलना छोड़ देती हूं। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। आपके बेटे ने किंगडम के एक ट्रेजर को ले लिया था, और जो ट्रेजर उसने लिया था वो हमें ग्रेट फाउंडिंग ड्रैगन टेररांस ने मैजेंटानो फैमिली को दिया था। जब ड्रैगन टेररांस लॉयड फ्रंट्रा से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम इस चीज को कैसे ले सकते हो, तुम तो रॉयल फैमिली के भी नहीं हो। तब लॉयड ने ये झूठ कहा था कि वो एक रॉयल है क्योंकि उसने मुझसे शादी कर ली है। मार्बेला और आर्कस सोचते हैं, ये प्रॉब्लम तो उससे भी बड़ी है जितना कि हमने सोचा था। क्वीन कहती है, जैसे कि उसने ड्रैगन के साथ झूठ कहा है तो उसे किसी तरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी आर्कस कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस गलती के लिए डेथ भी कम पड़ जाएगी। लेकिन लॉयड फ्रंट्रा, ये यंग मैन, ये मेरा प्रीशियस बेटा है, इसकी जगह आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। लॉयड सोचता है, क्या? तभी मार्बेला भी कहती है, प्लीज आप उसकी गलती के लिए हमारी लाइफ को ले सकती हैं। लॉयड सोचता है, ये लोग आखिरकार क्या बात कर रहे हैं? जिसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। और वो सोचता है, मैं असल में आपका बेटा नहीं हूं। लॉयड क्वीन को कहता है, इन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, यहां की पूरी गलती मेरी है, मैंने सब कुछ किया है। आर्कस कहता है, आगे से हट जाओ, पेरेंट्स को अपने चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। लॉयड कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो सच में आपका। तभी क्वीन बात को काटते हुए कहती है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी एनर्जी आ चुकी है। मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया है और तुम जीने की उम्मीद खो बैठे हो। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, अगर तुम्हें कोई काम करना है और वो तुम्हारे आगे है तो तुम किसी भी तरह उस काम को कर लोगे। और जब मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए कहा तो मैंने यहाँ पर यह कहने की कोशिश नहीं की कि मुझे यहाँ पर किसी की लाइफ चाहिए। मेरा कहने का असली मतलब ये था, जैसे कि हमारी शादी एक झूठ था, क्यों ना हम मिलकर उसे सच कर दें? जिसको सुनने के बाद लॉयड का दिमाग फिर से बंद हो जाता है। क्वीन कहती है, तुम मुझसे शादी कर कर मेरे रॉयल कंसॉर्ट बन जाओगे। मैं तुम्हारी पूरी एबिलिटीज को तुम्हारी लिमिट तक पुश कर पाऊंगी, जो हमारे किंगडम और मेरे लिए अच्छा होगा। लॉयड कहता है, नहीं, इस ऑफर के लिए आपका शुक्रिया। क्वीन कहती है, तुमने तो एकदम से ना कह दिया है। लॉयड कहता है, क्योंकि मुझे आपका आइडिया अच्छा नहीं लगा। क्वीन कहती है, तुम्हें मेरा आइडिया क्यों अच्छा नहीं लगा? लॉयड कहता है, क्योंकि आप मुझे ओवरवर्क कराओगी। क्वीन कहती है, लेकिन वो बात तो सही है और मुझे ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। तो चलो फिर इसे ऐसे सेटल करते हैं। एंजल ने यहाँ पर एक रेवलेशन दिया था जिसमें यह था कि हम तुम्हें आई ऑफ समर दे दें तो तुम्हें मैजेंटानो आकर सपोर्टर्स और अपोनेंट्स की फाइट को रोकना होगा। लॉयड सोचता है, क्या एक रेवलेशन हो चुकी है? लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। तभी लॉयड जेवियर को देखता है, लेकिन जेवियर लॉयड को देखकर अनजान मार देता है। लॉयड सोचता है, मैं इसके आगे कोई भी रास्ते को नहीं देख पाया और मैं डिप्रेस होते गया। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि मुझे ही रास्ता निकालना होगा, लेकिन मैं सच में बुद्धू था
ये बस मेरे अकेले की ही बात नहीं है, ये ऐसी चीज है जो हम सबको मिलकर करना है। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, आप चिंता मत करिए, मैं लॉयड फ्रेंट्रा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लॉयड सोचता है, अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर भी हम एक सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज हमें आई ऑफ समर को लेना होगा और मुझे पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। उसके बाद मैं अपने मदर और फादर को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तभी क्वीन लॉयड के मॉम डैड को देखती है। काउंट और काउंट्रेस क्वीन को देखकर चौंक जाते हैं। क्वीन कहती है, आपसे फिर मुलाकात होगी मदर फादर, जिसके साथ ही हम मैजेंटा पैलेस में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या होगा अगर हम रेवलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो किंगडम पर कर्स आ जाएगा। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन ये बात तो एंजल ने नहीं की है। एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में एंजल ने नहीं किया है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तुम इस पूरे किंगडम को बर्बाद करना चाहते हो? तभी एक एग्जीक्यूटिव दूसरे एग्जीक्यूटिव को वहां पर गिरा देता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, वो लॉयड फ्रेंट्रा हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम्स लाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, हाँ, लॉयड की वजह से ही ये हुआ है। तभी लॉयड दरवाजा खोलकर कहता है, क्या किसी ने मुझे याद किया? जिसके बाद हम मैजेंटानो के ट्रायल रूम में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग को अभी स्टार्ट किया जा रहा है और हम यहाँ पर एंजल के रेवलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तभी एक एग्जीक्यूटिव अपना हाथ उठाता है। पहला एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट आल्टिस, अपोजिशन से आप बात कर सकते हैं। काउंट आल्टिस कहता है, ये मीटिंग के नाम में समराई क्यों नहीं है? एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग को अभी स्टार्ट किया जा रहा है और हम यहाँ पर एंजल के रेवलेशन और समराई के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें उस पर काम करना है या नहीं। तभी दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट लॉरेंस, आप सपोर्टिंग साइड से हैं, प्लीज पहले अपने हाथ को उठाइए फिर बात कीजिए। तभी काउंट लॉरेंस अपने हाथ को उठाता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट लॉरेंस सपोर्टिंग साइड के, आप बात कर सकते हैं। काउंट लॉरेंस कहता है, हम ऐसे छोटे बातों पर मीटिंग का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम जल्दी से इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करते हैं। हमें नोबल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग के टाइटल पर ग्रेट भी लगाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली इमरजेंसी ग्रेट मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। काउंट आल्टिस कहता है, लेकिन तुमने ग्रेट को मीटिंग के पहले क्यों लगाया है? एग्जीक्यूटिव कहता है, ग्रेट नोबल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग अब से शुरू होती है। काउंट आल्टिस कहता है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये काम कितना ज्यादा अर्जेंट है? हमें इसे ऐसे ही कहना चाहिए, ग्रेट इमरजेंसी। तभी दूसरे काउंट्स कहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये मीटिंग छोटी है, तुम कितने रूड हो। ग्रेट मीटिंग सुनकर तुम्हें ये ऑकवर्ड नहीं दिख रहा है? दूसरा काउंट कहता है, तुम इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो, ग्रेट मीटिंग सुनने में ही स्ट्रेंज दिखता है। तभी एक काउंट कहता है, मैं अपोजिशन को अपोज करता हूं क्योंकि वो अपने अपोजिशन को ही अपोज कर रहा है। दूसरा काउंट कहता है, मैं भी तुम्हारे स्टेटमेंट को अपोज करता हूं। पहला काउंट कहता है, अगर तुम मेरे अपोजिशन को अपोज करते हो तो मैं भी तुमसे अपोज करता हूं, ये पागल हो गए हैं। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, सभी शांत हो जाओ, ये मीटिंग का टाइटल ही गलत है क्योंकि हमने इस मीटिंग के नाम पर समराई को यूज ही नहीं किया है। चलो बताओ कि अब हम क्या करें। एक काउंट कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी किंगडम की इंसल्ट करते हो। एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन मैंने इंसल्ट कब की है? हम सब लॉयड की फीलिंग को समझ सकते हैं। लॉयड सोचता है, इन सब की वजह से इन सबको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम रात में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है, फर्स्ट ग्रेट नोबल असेंबली एक्सट्रीम इमरजेंसी रॉयल मीटिंग को हम शुरू करते हैं। इस मीटिंग में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो एंजल का रेवलेशन है, जिसमें हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हमें यंग मिस्टीरियस लॉयड फ्रेंट्रा को डिवाइन गिफ्ट आई ऑफ समर देना होगा, और जो टाइम हमने इस पोलाइट मीटिंग के लिए डेडिकेट किया है, और इस मीटिंग में हम ये देखेंगे कि हमें एंजल के इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है या नहीं। ड्यूक टॉस्कनो कहता है, अगर एक एंजल ने इसे कहा है तो हमें इसे पक्का करना होगा। एग्जीक्यूटिव कहता है, ड्यूक टॉस्कनो, तुम्हें बात करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी ज्यादा आवाज में बात कर सकता है वो अभी बात कर सकता है। ड्यूक टॉस्कनो कहता है, अगर एक एंजल ने हमें ये करने के लिए कहा है तो हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। ये हेवन की विल है, हमें डिवाइन गिफ्ट को लॉयड फ्रेंट्रा को देना होगा। तभी वहां के दूसरे काउंट्स कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हमारी कंट्री को एनिमीज को दे दें? दूसरा काउंट कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने ब्राइब ली है
पहले हमें उसे चेक करना चाहिए। तीसरा काउंट कहता है, क्या हम लॉयड पर भरोसा कर सकते हैं? तभी काउंट लॉरेंस कहता है, चलो कहते हैं कि क्वीन ने आई ऑफ समर को लॉयड को दे दिया है। लॉयड फ्रंटरा, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि तुम आई ऑफ समर को ईविल के लिए यूज नहीं करोगे? लॉयड कहता है, जैसा कि मैं क्वीन का एक लॉयल सर्वेंट हूं, मैं ऐसे काम को कभी भी नहीं करूंगा। दूसरा काउंट कहता है, लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लॉयड कहता है, अगर मुझे आई ऑफ समर मिल जाती है तो नेबरिंग कंट्रीज मेजेंटानो किंगडम को नीचा करके देखेंगी, जिसके बाद वो अपनी किंगडम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लूं। अपोजिशन पार्टी कहती है, ये यंग मैन जो कह रहा है वो सही है। ऐसा लगता है कि हमें कंक्लूजन मिल चुका है, तो फिर ठीक है, चलो घर चलते हैं। दूसरा काउंट कहता है, हम डिनर के लिए क्या खाएंगे? लॉयड कहता है, लेकिन अगर हम एंजल के रेवलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो किंगडम में कभी भी मिसफॉर्चून हो सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करने से रोकूं। काउंट्स कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जो भी कह रहे हो साफ साफ कह दो। सपोर्टिंग साइड कहती है, एग्जैक्टली, जल्दी से उसे डिवाइन गिफ्ट दे दो। अपोजिंग टीम कहती है, क्या डिवाइन आइटम तुम्हें खिलौना लगता है? अपोजिंग साइड कहता है, सीधी बात करो, तुम क्या बात कर रहे हो? लॉयड कहता है, ये बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या नहीं? लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हम में से किसी को भी ये बात पता नहीं है कि अगर हम एंजल की बात को इग्नोर करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम अगर किंगडम से समराई को भी निकाल देते हैं तो किंगडम में इससे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी नेशन की पावर कम हो जाएगी। और आखिरकार यही बात है, तो क्या होगा अगर किंगडम के पास समराई के जैसी ही दूसरी चीज हो? तब हमारे किंगडम के पास कोई भी रिस्क नहीं होगा और उसके बाद मैं समराई को ले सकता हूं। काउंट आल्टिस कहता है, तुम किस वेपन के बारे में बात कर रहे हो? लॉयड कहता है, पाटारा माउंटेन रेंज, वो माउंटेन रेंज जो मेजेंटानो किंगडम के साउथ वेस्ट को ब्लॉक करते हैं। हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहां के माउंटेन्स बहुत ज्यादा शार्प हैं, और इस माउंटेन की वजह से अगर हम साउथ कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें कई सारे कंट्रीज को पार करके जाना होगा, जिसको करने के लिए हमें काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, और ये ट्रेड को सिक्योर करने के लिए हमें छोटे नेशंस की मर्जी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं पाटारा माउंटेन के पास से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट को बना सकता हूं, जिसके बाद हमारी कंट्री ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशंस के लिए ट्रेड का सेंटर हो जाएगी, जिसके बाद टोल फीस से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक काउंट कहता है, ये हमारे किंगडम के ऑनर की बात है। काउंट आल्टिस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बिजनेस स्कीम्स को हमारे ऊपर दिखा रहे हो। लॉयड कहता है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेड रूट को मैनेज करने के लिए हमें कई सारे काम को करना होगा, जिसमें कई सारे बिजनेसेस होंगे और कई सारे बजट को सैंक्शन किया जाएगा, और मैं ये बात पक्के से कह सकता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को नोबल असेंबली ही संभाल लेगी, है ना? तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली के सभी काउंसिल मेंबर्स एग्री हो चुके हैं। जब लॉयड पाटारा माउंटेन रेंज में एक ट्रेड रूट को बना देगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम खुशी से लॉयड को समराई दे देंगे। लॉयड हंसते हुए कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा आसान था। जेवियर कहता है, मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, तुम तो कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पॉलिटिक्स में स्किल्ड हो। लॉयड कहता है, पॉलिटिक्स उतना हार्ड नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। जहां पर मैं रहता था ये वहां पर हर दिन होता था। पॉलिटिशियंस हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाता है कि वो पैसे कमा सकते हैं तो वो सारे एकदम से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जेवियर कहता है, इसका मतलब ये है अगर हम रॉयल फंड्स को मैनेज करते हैं तो हमारे पास कहीं ज्यादा पावर आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि हर चीज मनी से कनेक्टेड है। लॉयड कहता है, हाँ, किंगडम का ऑनर और फेट मैटर नहीं करता है। जब तुम्हारे पास मनी हो तो वही चीज मैटर करती है। हम क्वीन के चैम्बर में देखते हैं। क्वीन कहती है, मैंने नोबल असेंबली के ओपिनियंस को सुना है, मैं इस बात पर एग्री करके तुम्हें कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देती हूँ। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, आपका बहुत शुक्रिया। क्वीन कहती है, मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम पाटारा माउंटेन के पास से एक ट्रेड रूट को बना सकते हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने वहां पर कई सारे मेथड्स को यूज किया था। वहां के हार्श क्लाइमेट की वजह से हम वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जब भी हम वहां पे टनल्स को बनाते थे वो वहां पर कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर एक रास्ते को बना लेते हैं फिर भी वहां पर कोई भी पैदल नहीं जाएगा। लॉयड कहता है, वही तो की पॉइंट है, क्योंकि हम वहां पर ट्रेन से जाएंगे।
जहां पर हम क्रॉसिंग लूप ट्रैक को बनाएंगे और रेलवे सिस्टम को चलाएंगे। जब ब्रिटिश के लोगों को NFT नहीं मिली थी, तब उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि टी कल्टीवेशन करने के लिए हाईलैंड एरियाज आइडियल हैं, और उस माउंटेन रेंज को चढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेन को बनाया था। और ट्रेन उस ट्रैक पर जाएगी जहां पर स्लोप होगा, जिसके बाद हम ट्रैक को स्विच कर देंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन पर लेकर चले जाएंगे। क्वीन कहती है, तुम हमेशा कुछ अलग कंस्ट्रक्शन आइडियाज को लाते हो, और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम इस ट्रेन को भी सक्सेसफुली बना लोगे, लेकिन उस ट्रेन को उस शार्प माउंटेन पीक्स पर बनाना सेफ होगा? लॉयड कहता है, वो पार्ट वहां पर डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम रूट को बनाने के लिए एक फ्लैट एरिया को देखेंगे। क्वीन कहती है, बहुत खूब। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनके पीक पर जो डीमंस का लैंड है, तुम उसके बारे में क्या करोगे, और तुम वहां से ट्रेड रूट को कैसे फॉलो करोगे? लॉयड कहता है, मैं उसका रास्ता भी निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने कागे को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है। जिसके बाद लॉयड और जेवियर योंग योंग के साथ वहां से चले जाते हैं। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें डीमंस के बारे में कुछ भी पता है? जेवियर कहता है, मैंने तो बस उसकी बातें सुनी हैं, और मुझे उतना ही पता है जितना सबको पता है। लॉयड कहता है, मैं भी बस उतना ही जानना चाहता हूं। जेवियर कहता है, लंबे समय पहले वहां पर डीमंस रहा करते थे, जिनके डिसेंडेंट्स पांटारा माउंटेन की रेंज में रहते थे, और वो जिस लैंड पर रहते हैं वो पूरे आइस के पिलरों से घिरा हुआ है, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि उनकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा डरावनी होती है, और वो लोग इसीलिए डरावने हैं क्योंकि वो अपने आप को भी खा लेते हैं। लॉयड कहता है, क्या बस इतना ही? मैंने तो इस वर्ल्ड की बुक में भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नॉवल में इसके बारे में कुछ भी मेंशन किया गया नहीं था। तभी योंग योंग वहां पर तेजी से जाने लगता है। जेवियर कहता है, ये वही जगह है। लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, ये देखने पर ही ऐसा महसूस होता है। जेवियर कहता है, ये लैंड डीमंस की है। क्रीडोज, यहां पर देख के ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर जाना आसान होगा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई और मेथड है? लॉयड कहता है, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। हम वहां पर हमला कर देंगे। ये एक इन्वेशन है। जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है, तुम सच में एक बुरे इंसान हो। लॉयड सोचता है, जैसे कि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और हमारे पास उनसे लड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने डीमंस के साथ और एंजल के साथ लड़ाई की है, तो इन डीमन से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉयड कहता है, यूंग यूंग हमला करो। जिसके बाद यूंग यूंग उस टॉर्नेडो पर हमला कर देता है, और हम लॉयड और यूंग यूंग को देखते हैं जो डीमन की टेरिटरी में आ जाते हैं। लॉयड कहता है, मैंने तो ये सोचा था कि ये डीमंस की जगह है तो ये डार्क होगा, लेकिन ये जगह तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड वहां देखो, डीमंस वहां हैं। डीमन रोते हुए कहती है, ये इंसान है, मुझे डर लग रहा है। लॉयड कहता है, रोना बंद करो, क्या तुम मुझे विलन समझ रहे हो? लॉयड चिल्लाकर कहता है, यहां पर रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। लेकिन डीमन लॉयड को देखकर भाग रही होती है। लॉयड कहता है, तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो? जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है, क्या सच में इसे ये बात पता नहीं है? तभी जेवियर को वहां पर किसी डीमन के आने का एहसास होता है, और हम देखते हैं जेवियर उस डीमन के अटैक को रोक देता है। लॉयड कहता है, वो क्या था? जेवियर कहता, वो एक एडल्ट डीमन था जिसने हम पर अटैक किया है, और वो एक स्वॉर्ड मास्टर लेवल का अटैक था। लॉयड कहता है, मिस्टर डीमन, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तभी हम लॉरी और जेवियर के पीछे देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डीमंस मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। जिसके साथ ही हम ग्रैंड मास्टर जेवियर को देखते हैं, जो सारे डीमन के अटैक्स को रोक देता है। एक डीमन कहता है, हम डीमन क्वीन को सर्व करते हैं और यहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम हैं एट हेवनली डीमन किंग्स। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है? क्योंकि हेवनली किंग्स सिर्फ 4 होते हैं। तुम्हारे पीछे मैं और 2 डीमंस को नहीं देख पा रहा हूँ। डीमन कहता है, हम जितने ज्यादा होंगे तो इस लैंड को प्रोटेक्ट करने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। लॉयड कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम सबके पास फार्मिंग टूल्स क्यों हैं? डीमन कहता है, मुझे ये बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, हमें छोड़कर यहां से चले जाओ ईविल इंसान। लॉयड कहता है, तुम किसे ईविल बुला रहे हो? वो तुम हो जिसके पास ईविल हॉर्न्स हैं। जेवियर सोचता है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को होल्ड करना चाहिए। लॉयड कहता है, वो सारी बातों को छोड़ो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने आया हूँ। प्लीज मुझे अपने लीडर के पास लेकर जाओ। तभी डीमन कहती है, तुम यहाँ पर बात करने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर देखो,
तुमने हमारे बच्चों को यहाँ तक डरा दिया है। लॉयड कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हे किड्स, सच सच बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है? लॉयड को देखकर छोटी डीमन और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। डीमन कहता है, ए बदमाश इंसान, अब तू तो गया। तभी लॉयड वहां पर अपना गाना गाना शुरू कर देता है, जेवियर जल्दी से उन्हें बेहोश कर दो। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो जल्दी से सारे डीमंस को बेहोश कर देता है। लॉयड कहता है, मैंने इसीलिए कहा था कि हम शांत होकर बात करेंगे। छोटी डीमन कहती है, रेटोज प्लीज उठ जाओ। मिस्टर रेटोज, नीनो अंकल, स्कोबॉल्ट, सभी खेलना बंद करो, प्लीज उठ जाओ। लेडॉन, प्लीज उठ जाओ। आप सब ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि आज आप सब मेरे साथ स्ट्रॉबेरीज को तोड़ोगे। आप सबके सब झूठे हैं। आप मुझसे झूठ कह रहे थे। लॉयड सोचता है, मैंने आखिरकार यहाँ पर क्या किया है? ये डीमंस तो सच में अच्छे हैं, यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं है। जेवियर कहता है, शुरू से आखिर तक यहाँ पर सबसे ज्यादा इविल तुम थे। छोटी डीमन कहती है, ह्यूमंस हमेशा गंदे होते हैं। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? जब भी तुम हमें देखते हो तुम हम पर अटैक कर देते हो, जिसके कारण हम छुपकर यहाँ पर हमारी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन तुम एकदम से यहाँ पर आकर हमें फिर से बुली कर रहे हो। लॉयड सोचता है, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। तो बात असल में ऐसी है, ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी रीजन से ह्यूमन से डरते हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर छुपकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ के 8 डीमन किंग्स जो फार्मर के क्लोथ्स में थे और इस फील्ड को चलाते हैं ताकि वो फार्मिंग से अपने फूड को बना पाएं। ऐसा लगता है कि डीमंस इंसान को खाते हैं, ये एक रूमर था। तभी एक बड़ी डीमन कहती है, ये बात एक रूमर नहीं है, हम सच में ह्यूमंस को खाते हैं। मैं डीमन क्वीन आर्टेंस द फिफ्थ हूँ, मैं सारे डीमंस की लीडर हूँ। लॉयड सोचता है, क्या डीमन क्वीन मेरे अंदर के थॉट्स को पढ़ सकती है? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आप संभल कर रहना क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। छोटी डीमन कहती है, योर मैजेस्टी, इन सबको पनिश कीजिए। ये बुरे ह्यूमंस हैं जिन्होंने 8 हेवनली डीमन किंग्स को भी मारा है। लॉयड कहता है, ये सुनने में आपको एक एक्सक्यूज दिख सकता है, लेकिन ये सच में ही एक एक्सक्यूज है। तभी आर्टेंस द फिफ्थ कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो इंटेंशनली 8 हेवनली किंग्स के साथ लड़ाई को रोक रहे थे, जिसके लिए उन्होंने उन सबको सुला दिया है, और वो सच में यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आर्टेंस कहती है, ऐसा लगता है कि तुम हमारे लैंड के पास से जाना चाहते हो, तो चलो हम इसकी डिस्कशन कैसल में जाकर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी योंग के ऊपर डीमन कैसल को जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है, क्या ये सच है कि वो ह्यूमंस को खाते हैं? लेकिन हम क्या कह सकते हैं, डीमंस तो आखिरकार डीमन होते हैं। लेकिन अगर जेवियर भी ऑन गार्ड हो जाए तब भी ये पूरे मैनकाइंड को कंकर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग छुपकर क्यों रह रहे हैं? इससे कोई भी सेंस नहीं बनता है। आर्टेंस कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्या तुम लेफ्ट पर देख सकते हो? लॉयड कहता है, क्या लेफ्ट पर? वाह, वो क्या है? वो सच में डरावना है। आर्टेंस कहती है, वो क्रीडोस का स्टैचू है जो कई 1000 ईयर्स पहले हमारा डीमन किंग था। और हम पूरी क्रीडोस की स्टोरी को भी समझेंगे जो बहुत ज्यादा मजेदार है, जिसको मैं फ्यूचर में इस चैनल में डालने की कोशिश करूंगी। आर्टेंस कहती है, हम पहले ह्यूमंस को खाते थे और जब हमें कोई भी ह्यूमन नहीं मिलता था तो हम खुद को ही खा लेते थे। और क्योंकि हम यहाँ के बैरन लैंड पर रहते थे तो हम यहाँ पर भूख से सफर करते थे, जिसके कारण हम ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला करके उन्हें खा लेते थे। लेकिन डीमन किंग क्रीडोस के आने के बाद हमने उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और हमने उसके बदले फार्मिंग को शुरू कर दिया था। और उसके बाद से हमारे पूरे डिसेंडेंट्स फार्मिंग के साथ ही जी रहे हैं। और जो भी कोल्ड एयर बैरियर के एरिया के बाहर तुम्हें जगह बड़ी दिख सकती है, लेकिन यहाँ की प्रोडक्शन अभी भी टाइट है। और जो पर ट्रेड रूट को तुम बनाना चाहते हो, उसे बनाने के लिए तुम्हें हमारी टेरिटरी को क्रॉस करना होगा। कोल्ड एयर बैरियर को बंद करना आसान है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे घरों को डिसअपीयर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर ट्रेड रूट को बनाने नहीं दे सकते। लॉयड कहता है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। क्या तुमने ये कहा है कि तुम्हारे पास फूड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, और अगर तुम यहाँ के लैंड से बाहर जाते हो तो तुम वहां पर ज्यादा फूड को प्रोड्यूस कर पाओगे, जिससे तुम्हारी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी? क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है? आर्टेंस कहती है, हमें उस क्वेश्चन को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, हमारे एंसेस्टर्स ह्यूमंस को खाते थे क्योंकि हम देखने में भी डरावने डीमंस थे, और जो भी ह्यूमन हमें देखता है वो डर जाता है, जिसके बाद वो वायलेंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे हम ह्यूमंस के साथ अच्छे इंटेंशन के साथ बात करने के लिए जाएं, तब भी वो फाइटिंग के साथ ही एंड होता है।
और जब से हमें क्रीडोज ने ये ऑर्डर दिया है कि हमें ह्यूमंस पर कभी भी अटैक नहीं करना है, लेकिन हम वो कभी भी चेंज नहीं कर पाए जो फियर ह्यूमंस को हमें देखकर होता है। जैसा कि हम पास्ट में ह्यूमंस को खाते थे, उस क्राइम के लिए हम अभी तक सफर कर रहे हैं। और जब इस सॉइल में कोई भी प्लांट नहीं होगा, तब भी हमें इस बैरियर के अंदर ही रहना होगा। लेकिन प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमें इस फेट के बैरियर से बचा लीजिए, दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो। लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ, लेकिन मैं एक हीरो नहीं हूँ। मैं एक ग्रीडी इंसान हूँ जिसको यहाँ पर एक ट्रेड रूट को बनाना है। और तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? क्या डीमन इस लैंड के बाहर सेफली रह सकते हैं? और अगर वो रह सकते हैं तो क्या तुम इस बैरियर को यहाँ से निकाल दोगी और मुझे यहाँ की लैंड दे दोगी? आर्टिन्स कहती है, ऐसी ही बात है। लॉयड सोचता है, मुझे डीमंस के फियर को इस दुनिया से निकालना होगा। लेकिन जब भी ह्यूमंस डीमंस को देखते हैं, वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी लॉयड कहता है, क्या तुमने मेरे माइंड को पहले ही पढ़ लिया है? जल्दी से अपने पूरे सामान को पैक कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आर्टिन्स कहती है, अभी तुमने जो मुझसे कहा है मैं वो समझ गई हूं, लेकिन हमें ये पहले टेस्ट करके देखना होगा कि ये हो सकता है या नहीं। लॉयड कहता है, लेकिन आर्टिन्स कहती है, मैं 5th हूं। लॉयड कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं 8 हेवनली किंग्स की वजह से कंफ्यूज हो चुका हूं। आर्टिन्स कहती है, नंबर्स के बीच में ऐसा होते ही रहता है। लॉयड कहता है, तुम किस एक्सटेंट तक अपनी एबिलिटीज के साथ किसी और के माइंड को रीड कर सकती हो? आर्टिन्स कहती है, मेरी एबिलिटी वैसे काम नहीं करती है। मेरी एबिलिटी ऐसी है कि मैं फ्यूचर में थोड़ा देख सकती हूँ, और मैं जब किसी को देखती हूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो आगे क्या करने वाला है। तुम मुझे ऐसा समझ सकते हो जैसे कि मैंने इस कन्वर्सेशन को पहले ही एडवांस में देख लिया है। कई साल पहले क्रीडोज ने ये एबिलिटी को यूज किया था। जब वो आसमान में देखता था तो उसे क्लाउड्स के मूवमेंट के बारे में पता चल जाता था, जिससे उसने फार्मिंग को स्टार्ट किया है। लॉयड सोचता है, उसका मतलब ये एक वेदर फॉरकास्ट एबिलिटी थी। लेकिन क्यों डीमन किंग ने अपने स्किल्स को फार्मिंग के लिए यूज किया होगा? और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम स्किल को हम किसी इंसान के मूवमेंट्स को रीड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तभी लॉयड एकदम से कहता है, तुम्हारी फॉरकास्ट एबिलिटी से तुम कितने आगे फ्यूचर में देख सकती हो? आर्टिन्स कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैं उतना आगे नहीं देख सकती हूँ जितना कि तुम सोच रहे हो। अगर मैं किसी चीज को बिना ब्लिंक करे देखती हूँ तो मैं उतना ही फ्यूचर उसका देख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये स्किल ह्यूमंस पे यूज करती हूँ और उन्हें लगातार 5 मिनट देखने के बाद मैं उनके 24 आवर्स के फ्यूचर को देख सकती हूँ। लॉयड कहता है, क्या तुम एक्सीडेंट जैसे चीजों को भी देख सकती हो? और क्या तुम ये भी देख सकती हो कि एक्सीडेंट में कोई मरने वाला है? आर्टिन्स कहती है, क्या तुम मुझे ये फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिनन की वजह से पूछ रहे हो, जिसकी वजह से तुम मिसफॉर्च्यून को कुछ समय के लिए होने से रोक पाओगे? लॉयड सोचता है, मुझे यहाँ से रोशनी दिख रही है। मैं आखिरकार उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हैं, और जब तक मैं इसका रूट कॉज भी ढूंढ लूंगा और इसका सोल्यूशन भी निकाल लूंगा। आर्टिन्स कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तभी हेल्प करूंगी अगर तुम मेरे लोगों को फ्री करते हो। मैं यहाँ पर एक डिक्टेटर बनकर इन सबको यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सारे डीमंस को अच्छा नहीं लगेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनूंगी जो इसे प्रूफ कर दिखाएगा कि इस जगह के बाहर भी एक बड़ी सी दुनिया है जहाँ पर सारे डीमंस पीसफुली रह पाएंगे। लॉयड कहता है, हे किड, क्या तुम अभी भी मुझसे डरी हुई हो? मुझे माफ कर देना, मैं कुछ देर पहले थोड़ा जल्दी में था। चलो लिटिल किड, चलो चलकर देखते हैं कि तुम्हारा नया घर कहाँ पर होगा। छोटी डीमन लॉयड को देखकर रोने लगती है और वो कहती है, मुझे जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। जेवियर कहता है, तुम उसको क्यों डरा रहे हो? तुम सच में मीन हो। लॉयड कहता है, मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जेवियर कहता है, क्या तुम हमारे साथ बाहर के वर्ल्ड को देखना चाहती हो? जिसको सुनने के बाद छोटी डीमन अपना सर हिलाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी योंग के साथ डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड को जा रहे होते हैं। आर्टिन्स कहती है, इसका नाम लीला है। सारे डीमन चिल्ड्रंस के अंदर ये सबसे ज्यादा ह्यूमन से डरती है, और तुमने ये जरूर सुना होगा कि डीमंस कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। लॉयड कहता है, हाँ, जैसे कि वहां पर प्रूफ नहीं था तो मैं इसे एक रूमर समझता था। आर्टिन्स कहती है, ये एक रूमर नहीं है। सारे डीमंस फोर्स बैरियर के आर पार आराम से जा सकते हैं। जिसके साथ ही हम लीला की स्टोरी देखते हैं जो किसी ह्यूमन फैमिली को देख रही होती है। लीला सोचती है, मुझे बड़े डीमंस ने कहा था सारे ह्यूमंस डरावने होते हैं और मुझे कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? वो दिखने में बहुत काइंड हैं। हम 2 ह्यूमन बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं।
तभी वहां के छोटे चाइल्ड पर बॉल गिर जाता है, जिसको देखकर बड़ा चाइल्ड और लीला हंस रहे होते हैं। और जब ह्यूमन वर्ल्ड में स्नो गिरता है तब ह्यूमंस को खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उन ह्यूमंस की ये हालत को देखकर लीला जल्दी से डीमन वर्ल्ड को चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं लीला ने डीमन वर्ल्ड से कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स को इन ह्यूमंस के लिए लाया हुआ होता है। तभी वहां की वुमेन चिल्लाकर कहती है, यहाँ पर एक डीमन आया है। डीमन? हम उस आदमी को देखते हैं जो लीला पर आग से हमला कर रहा होता है। लीला उस आदमी को देखकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी चिल्लाकर कहता है, ये एक डीमन है। डीमन यहां से बचकर भाग रहा है। तभी वो पूरी बात पूरे गांव में फैल जाती है। वहां के लोग कहते हैं, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, वो एक मॉन्स्टर है। उस डीमन को पकड़ लो, वरना वो यहाँ पर कई डीमंस को ला लेगी। उधर देखो, वो वहां गई है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी ने लीला को घेर लिया होता है। तभी वो आदमी कहता है, डीमन, तुम मेरी फैमिली के साथ क्या करने वाले थे? वहां के लोग कहते हैं, इसे अभी मार दो। वो लोग इंसानों को खाते हैं, इसे जल्दी से मार दो, मार दो। जिसको सुनने के बाद लीला वहां पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहां के सभी लोग लीला को देखकर डर जाते हैं। आर्टेंस कहती है, हम डीमंस क्रीडोस की बातों को हमेशा याद रखते हैं और उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ह्यूमंस पर अटैक करना नहीं चाहिए। जिसके साथ ही हम लीला को देखते हैं जो वहां से रोते हुए भाग जाती है। लॉयड कहता है, एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं सच कहूं, मैंने पहले भी ऐसी कई सारी स्टोरीज को सुना हुआ है और अभी से ऐसी आउटडेटेड स्टोरीज को फ्रंट्रा कंट्री हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके साथ ही हम सभी को देखते हैं जो फ्रंट्रा कंट्री को आ गए होते हैं। लीला सोचती है, ये एक ह्यूमन विलेज है, मुझे डर लग रहा है। लॉयड कहता है, मैंने तुम्हें काफी समय बाद देखा है, तुम कैसे हो? और कहता है, मैं ज्यादा समय मल्लिका के साथ रहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बल्क हो चुका हूँ और मुझे अपनी बॉडी को जल्दी ही कट करना चाहिए। लीला भी ऑर्क को देखकर चौंक जाती है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में उसे ऑर्क दिखा था। लीला कहती है, ह्यूमन विलेज में डीमंस ऐसे क्यों चल रहे हैं? आर्टेंस कहती है, वो डीमंस नहीं हैं, वो ऑर्क्स हैं। लीला सोचती है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तभी लॉयड के आगे स्केलेटन स्क्वाड आ जाती है। मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। लॉयड कहता है, तुम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? और ड्रैगन किंग को उठाने के लिए क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? तभी हम वहां पर सॉलिटस को देखते हैं जो उनके ऊपर से जा रहा होता है और वो कहता है, मैं आज लेट हो चुका हूँ। लीला लॉयड को बुलाती है और कहती है, मिस्टर, ऐसा लगता है कि तुम भी एक डीमन किंग हो, तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लॉयड कहता है, मेरे फेस में क्या बुराई है? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है, मास्टर लॉयड, आप आ चुके हो। लॉयड कहता है, लेकिन तुम दोनों ऐसे रेडी होकर क्यों हो? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है, आज वेडिंग सेरेमनी है, क्या आप यहाँ पर इसे अटेंड करने के लिए नहीं आए हो? लॉयड कहता है, हाँ, वेडिंग सेरेमनी। लीला सोचती है, ये एक रियल इंसान है। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर डीमन आए हुए हैं और वो कहता है, वो हॉर्न्स, क्या तुम डीमन हो? आर्टेंस कहती है, तुम सही हो। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है, वो तो मुझे दिख रहा है। जो कहकर वो वहां से जाने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता है, यहाँ पर ऐसे मंटिस हैं जो एक फ्लावर की तरह दिखते हैं। टर्मिस कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह का मंटिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी फ्रंट्रा कंट्री के लोग लॉयड को देखते हैं और वो कहते हैं, मास्टर लॉयड यहाँ पर आ चुके हैं, वेडिंग सेरेमनी अभी शुरू होने ही वाली है। तभी एक फार्मर कहता है, ये कितनी प्रीटी चाइल्ड है, तुम कहाँ से आई हो? लीला कहती है, पाटारा माउंटेन क्रीडोज। फार्मर कहता है, तो तुम एक डीमन की डिसेंडेंट हो, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूं, तुम मुझे चार्ली बुला सकती हो। तभी वहां पर एक छोटा बच्चा कहता है, मैंने उस लड़की को आज तक यहाँ पर नहीं देखा है, लगता है कि वो हमारी एज की है। छोटी बच्ची कहती है, ये तो परफेक्ट है। छोटा बच्चा कहता है, क्या तुम्हें सॉकर पता है? छोटी बच्ची कहती है, मास्टर लॉयड ने हमें ये सिखाया है, इसमें सच में मजा आता है। मास्टर लॉयड, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? हमारे साथ खेलने के लिए सभी प्लेयर्स नहीं हैं। लॉयड कहता है, तुम ये बात मुझे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें ये उससे पूछना चाहिए। तभी छोटा बच्चा कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेल रही हो? जल्दी से बोलो। छोटी बच्ची कहती है, हमें टाइम वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। लीला कहती है, लेकिन मेरे पास हॉर्न और स्ट्रेंज स्किन कलर है। तभी वो छोटी बच्ची लॉयड के स्टाइल में कहती है, तुम शो ऑफ करना बंद करो, यहाँ पर ये सभी चीजें कॉमन है,
तुम बकवास करना बंद करो और ये कह दो कि तुम खेलने वाली हो या नहीं। लीला आर्टिन्स को देख रही होती है। तभी आर्टिन्स लीला का हाथ छोड़ देती है, जिसके साथ ही लीला सभी बच्चों के साथ खेलने के लिए वहां चली जाती है। लॉयड कहता है, एक डीमन फिर भी डीमन ही होता है, तो मैं ये बात पक्के से नहीं कह सकता हूं कि ये काम करेगा। आर्टिन्स कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात पर पक्की हूं, जो विलेज तुमने यहाँ पर बनाया है उसमें इस दुनिया का गुस्सा और नफरत नहीं है। तभी हम लीला को देखते हैं, जो सॉकर के बॉल को इतना जोर से मारती है जिससे वहां के टावर का टॉप उड़ जाता है, जिसको देखकर लीला डरने लगती है। तभी छोटी बच्ची कहती है, ये तो शानदार था, तुम हमारी टीम की स्टार प्लेयर हो। वहां के दूसरे बच्चे कहते हैं, वो हॉर्न गर्ल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लीला सोचती है, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। तभी आर्टिन्स लॉयड के आगे बैठ जाती है और वो कहती है, प्लीज हमारे ट्राइब को लीड कीजिए, हमारे नए डीमन किंग लॉयड फ्रंट्रा। लॉयड कहता है, क्या? आर्टिन्स के पास से कई सारी एनर्जी लॉयड के अंदर जाने लगती है। सिस्टम कहता है, ये एक स्पेशल अचीवमेंट है, तुमने आर्टिन्स 5th के पास से ऑफिशियली डीमन किंग की पोजीशन को ले लिया है। डीमन किंग की जो पावर है वो सिस्टम के पावर से अलग है, जो अभी एक्टिवेट हो रही है। लॉयड के अंदर डीमन किंग की पावर आ रही होती है। सिस्टम कहता है, ये डीमन किंग की अथॉरिटी है और अभी तुम पूरी तरह से डीमन किंग बन चुके हो। लॉयड कहता है, मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूं? सिस्टम कहता है, लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि तुम एक डीमन किंग हो। लॉयड कहता है, क्या बस इतना ही? सिस्टम कहता है, मुझे भी इतना ही लगता है। जेवियर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर पहले से अभी कुछ भी चेंज नहीं आया है। तभी वहां पर एक आदमी कहता है, उसने ये कहा है कि मास्टर लॉयड अभी एक डीमन किंग है। दूसरा आदमी कहता है, क्या वो पहले से ही डीमन किंग नहीं थे? पहला आदमी कहता है, लेकिन ये तो सेम है। लॉयड कहता है, तुम सबने मुझे आखिरकार कैसे देखा है? जेवियर कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? अब मैं इसके आगे और कुछ नहीं कह सकता हूं। लॉयड कहता है, आर्टिन्स, मैं डीमन किंग बनने के काबिल नहीं हूं और मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर मेरे जैसे यहाँ पर 10 लोग भी आ जाएं, तब भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूं। आर्टिन्स कहती है, पावर स्ट्रेंथ से नहीं आती है, बल्कि ये काम करने की काबिलियत से आती है। सिस्टम कहता है, सारे डीमंस को डीमन किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, चाहे वो ऑर्डर लेबर का काम करना क्यों ना हो। लॉयड कहता है, तो चलो, अगर ये बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं डीमन किंग बन जाता हूँ। जिसके बाद हम वहां पर कुगा और एमिली की शादी को देखते हैं, जिसको आर्टिन्स और लीला भी खुशी से देख रहे होते हैं। जेवियर कहता है, तुम्हारे हॉर्न्स रैंडमली आ और जा रहे हैं। लॉयड कहता है, वो तो मुझे भी पता है। लॉयड सोचता है, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नॉवल के पहले पार्ट में बोन क्रीमो जेवियर को पूछता है, फ्रंट्रा फैमिली के गिरने के बाद वहां के सर्वेंट्स का क्या हुआ था? जिसका जवाब जेवियर बहुत ज्यादा मुश्किल से देता है। वहां के सभी वर्कर्स को स्लेव की तरह बेच दिया गया था, लेकिन अभी एमिली की फेट चेंज हो चुकी है। लॉयड कहता है, चलो जेवियर, जल्दी से अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जेवियर कहता है, हाँ मास्टर लॉयड। वो योंग योंग के साथ पांटारा माउंटेन्स को चले जाते हैं। जब सारे डीमंस ने लीला और आर्टिन्स की बात को सुना था, तो सभी वहां से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डीमन किंग के कैसल के नीचे एक आर्टिफैक्ट था जिसका नाम टी बोन हग होता है, जो पांटारा माउंटेन पर एक बैरियर को बनाकर रखता है। लॉयड सोचता है, मुझे ये बात अभी भी पता नहीं है कि इन्हें ऐसे स्ट्रेंज नाम कैसे मिलते हैं। आर्टिन्स टी बोन हग के साथ पांटारा माउंटेन्स के बैरियर को हटा देती है। लॉयड सोचता है, इनके इफेक्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये पक्का एक ड्रैगन का काम होगा। आर्टिन्स कहती है, डीमन किंग, मैं टी बोन हग को आपको एक प्रेजेंट के तौर पर देना चाहती हूँ। इससे आप आर्टिक विंड को कभी भी और कहीं भी बना सकते हैं। लॉयड कहता है, बहुत खूब, मुझे इसे यूज करने के लिए एक अच्छी जगह पहले से ही पता है। सारे डीमंस मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी से तुम सभी 1 साल के लिए यहाँ से फ्रंट्रा कंट्री तक एक ट्रेड रूट को बनाओगे। लॉयड सोचता है, मैंने ये बात पहले सुनी थी कि डीमंस जो ज्यादातर भूखे रहते थे, वो बिना खाए भी ज्यादा काम कर सकते हैं। सबसे वीक डीमन भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक के जितना पावरफुल होता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे पावरफुल वर्कफोर्स को ऐसे ही छोड़ दूं। डीमन कहता है, लेडी आर्टिन्स 5th, आपने तो कहा था कि ये काइंड हार्टेड इंसान है। आर्टिन्स कहती है, अब मैं क्या कहूँ, वो आखिरकार एक डीमन किंग है। लॉयड सोचता है, अभी हमारे पास 3000 डीमंस की स्ट्रेंथ है और हम ट्रेड रूट के कंस्ट्रक्शन को जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ के टाइम को फ्रीज कर यहाँ के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम 1 साल तक चलने वाला है, जिसके लिए मुझे पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। यह एक छोटा विलेज है जहाँ पर हम 1000 वर्कर्स को 1 साल तक के लिए फीड कर सकते हैं।
और जैसे कि मैं टाइम को फ्रीज करने वाला हूँ, तो मुझे जल्दी से सारे फूड को इस विलेज में ला लेना चाहिए। लॉयड सारे डीमंस के आगे आ जाता है और कहता है, ट्रांसफॉर्म। लॉयड डीमन किंग। लॉयड वहां पर डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लॉयड सोचता है, मैं ये बात सोच रहा था कि मैं इसे कैसे यूज करूं, लेकिन अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आप प्लीज ऐसा फिर मत करिए, ये हम सबके लिए एम्बैरेसिंग है। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें ये इतना ही पसंद नहीं आया? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे हों। लॉयड कहता है, तुमने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की है। ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। जब मैं डीमन या डीमन किंग कहता हूँ, तभी ये इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मैं तुमको कूल और पावरफुल लग सकता हूँ। और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि आर्टेंस को भी ये पता होगा। लॉयड आर्टेंस को देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे जेवियर की बात को एग्री कर लेना चाहिए था। लॉयड सोचता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाया। डीमंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं हो? और क्या तुम्हें मेरे विंग्स और हॉर्न नहीं दिख रहे हैं? मैं तुम्हारा डीमन किंग हूं। सारे डीमंस कहते हैं, हाँ, हमें पता है। लॉयड कहता है, क्या डीमंस हमेशा ऐसे ही एक्ट करते हैं? लेकिन आर्टेंस फिफ्थ लॉयड के अपीयरेंस को देखकर शर्माने लगती है। लॉयड कहता है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, मुझे इग्नोर मत करो। मैं ऐसा और ड्रामा नहीं करने वाला। आर्टेंस कहती है, मैं ये बात पक्के से नहीं कह सकती हूँ कि वो हमारी हर बात को ऐसे ही मान लेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग डीमन को ही डीमन किंग बनाया जाता है और पावर उसके पास से आती है जो रूल के काबिल होता है। लेकिन ग्रेट क्रीडोस के बाद जो एरा आया है, उसमें सारे डीमंस एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जैसे कि मैंने तुम्हें एक्नॉलेज कर डीमन किंग बनाया है, तो वो सारे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन उन सबका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। लॉयड सोचता है, अगर इनका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। मुझे ये प्रूव करना होगा कि मेरे ऑर्डर्स के पीछे एक रीजन है, लेकिन ये करने में टाइम लग जाएगा। लॉयड कहता है, क्या होगा अगर मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को हरा देता हूं? तब सभी मेरी बातों को सुनेंगे, है ना? आर्टेंस कहती है, अनफॉर्चुनेटली फिजिकल डुएल्स को करने से क्रीडोज ने रोका है, लेकिन हमारे पास एक ऑफिशियल डुएल है जिसको किंग क्रीडोज ने करने के लिए हमें अलाउ किया है, जिसको करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग और इंस्टेंट सोचने की काबिलियत चाहिए। और इसी के साथ ऐसे सिचुएशन में तुम्हें लाइट स्पीड रिएक्शन को देना होगा, जिससे तुम सारे मूवमेंट्स को देख सको। इस डुएल को तुम तभी जीत सकते हो जब तुम्हारे पास ये सारे स्किल्स होंगे, और इस डुएल का नाम है रॉक पेपर सीजर्स। जो पहले आउट करता है वो इस डुएल को जीत जाता है। लॉयड सोचता है, क्या ये एक कोरियन गेम नहीं है? और क्या नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का ऑथर या फिर क्रीडोज, दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है? लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं इससे उनको कन्विंस कर सकता हूं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। बहुत सारे डीमंस, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं भी ये नहीं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो। और उसी के साथ मैं इस बात पर कॉन्फिडेंट हूं, अगर तुम मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। लेकिन वो काम कराने के लिए मुझे पहले तुम्हें कन्विंस करना होगा। तो अभी के लिए मैं तुम सबको डुएल के लिए चैलेंज करता हूं, और अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम सबको खुशी से मेरे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना होगा। सारे डीमंस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आगे आ सकता है। तभी एक डीमन आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि डीमन किंग की अथॉरिटी अभी गिरने वाली है। वहां के सारे डीमंस कहते हैं, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। लीला रोते हुए कहती है, प्लीज इसे रोक दीजिए, डीमन किंग एक अच्छा इंसान है। तभी एक डीमन कहती है, ये एक सीक्रेट डुएल है, सिवाय इसे देखने के हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। जेवियर कहता है, ये आखिरकार किस तरह का डुएल है? आर्टेंस कहती है, इसे खेलने के लिए तुम्हें पहले बेसिक रूल्स को जानना होगा। पहले, जिसे रॉक कहते हैं, वो इस पूरी दुनिया को शेक कर सकता है। दूसरा, जिसे सीजर्स कहते हैं, उससे हम स्काइज को भी कट कर सकते हैं। और तीसरा, जिसे पेपर कहते हैं, उसे एक क्लॉथ कहते हैं। जेवियर कहता है, ये पेपर इतना वीक क्यों है? आर्टेंस कहती है, क्योंकि ये क्रीडोज ने हमें सिखाया था, रॉक सीजर्स को हरा देता है, जिसके बाद सीजर्स पेपर को हरा देता है, और सबसे लास्ट पेपर रॉक को हरा देता है। जो भी इस गेम का प्लेयर होता है उसे रॉक पेपर सीजर्स जोर से कहना होगा, और उसी के साथ हर प्लेयर को 3 वेपन्स में से 2 वेपन्स को अपने हाथ से दिखाना होगा। जिसके बाद जब प्लेयर कहता है, तुम अपना वेपन दिखाओ, तब हमें 2 वेपन्स में से एक वेपन को दिखाना होगा, और जो वेपन छूट गया है
वो उनके लिए एक फाइनल चॉइस हो जाएगी और हम लास्ट बचे हुए वेपन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा। जेवियर सोचता है, ये ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चों का गेम है, लेकिन इस डुअल से हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। जेवियर उन दोनों को देखकर सोचता है ये दोनों के दोनों स्वॉर्ड मास्टर लेवल के हैं। ये मसल के हर मूवमेंट को चेंज होते हुए देख सकते हैं और हम ओपोनेंट की ब्रीथिंग और मूवमेंट्स को देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। किम सुहो, तुम इस बार जीतने के लिए किस तरह की ट्रिक यूज करने वाले हो? आर्टिन्स कहती है, दोनों वॉरियर्स अपने आप को रेडी कर लो। रॉक पेपर सीजर्स। लॉयड और डीमन तैयार हो जाते हैं। जेवियर सोचता है, रुक जाओ, उन दोनों का मसल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि दोनों सीजर्स को ले रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ ड्रॉ के अलावा हमारे पास कोई भी और चॉइस नहीं रहेगा। क्या इसे रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है? लेकिन क्यों? तभी लॉयड वहां पर चिल्लाकर कहता है, सीजर्स। जिसके साथ ही हम डीमन रेडॉन को देखते हैं, जो लॉयड के फेस को देखकर कहता है, ये क्या है? ये किस तरह की फेस है? जो कहकर वो अपने 2 हाथों को खोल देता है, जिसको इस गेम में पेपर कहते हैं। लॉयड कहता है, तुम किस वेपन को ड्रॉप करना चाहते हो? तभी रेडॉन ये समझ जाता है कि वो इस डुअल में हार चुका है, जिसके बाद वो लॉयड के आगे वहां बैठ जाता है। जेवियर सोचता है, इसने यहां पर पक्का चीटिंग की है। आर्टिन्स कहती है, हमने ये लेजेंड हमेशा सुना है कि यहाँ पर एक वॉरियर आएगा जो बिना किसी वेपन को ड्रॉप करे इस डुअल को जीत जाएगा। तो ये मास्टर लॉयड थे। जेवियर कहता है, ये किस तरह का लेजेंड है? तभी रेडॉन डीमन कहता है, सारे डीमंस डीमन किंग के आगे बैठ जाओ। लॉयड कहता है, एक ट्रू डीमन किंग की तरफ से मैं तुम सबको ये ऑर्डर देता हूं कि अब इस मोमेंट से सारे डीमंस इस माउंटेन को कट करने का काम शुरू कर देंगे। जेवियर सोचता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इस तरह मत करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको लॉयड की ये नई चालाकी और डीमन किंग बनने का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करना। और हाँ, कमेंट्स में बताओ कि क्या लॉयड वाकई में एक अच्छा डीमन किंग साबित होगा या फिर से कोई नया कांड करेगा। ऐसी ही और मजेदार मानवा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।